हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज का टॉपिक होने वाला है हमारा चैप्टर 9 का सबसे पहले प्रैक्टिस सेट, और उसके बाद हम लोग करने वाले हैं चैप्टर 10 को, जो कि हमारा न्यू चैप्टर होगा। तो यार बिना टाइम वेस्ट किए ही जंप इन करते हैं अपने चैप्टर 9 के प्रैक्टिस सेट पे, फटाफट से उसको कंप्लीट कर लेते हैं। उसके लिए आ जाते हैं अपने पीडीएफ को। मैं पीडीएफ को खोल लेता हूँ सबसे पहले। तो ये आ गया हमारा पीडीएफ। फ्यू क्वेश्चन जो मैंने डिजाइन कर रखा है तुम लोगों के लिए, तो इसे फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं यार, और उसके बाद बढ़ेंगे हम लोग अपने आज के टॉपिक पे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि क्रिएट अ 2 डायमेंशनल वेक्टर यूजिंग स्ट्रक्चर इन सी। 2 डायमेंशनल वेक्टर को क्रिएट करना है सी के मदद से। आ जाते हैं अपने वीएस कोड पे। सबसे पहले यहाँ पे फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। दिस इज प्रैक्टिस ऑफ struct.c। अपना बॉयलर प्लेट कोड उठा लेंगे ना। क्वेश्चन क्या है कि हमें एक स्ट्रक्चर क्रिएट करना है। लेट्स सी ऑन द क्वेश्चन अगेन। क्रिएट अ 2 डायमेंशनल वेक्टर यूजिंग स्ट्रक्चर इन सी। 2 डायमेंशनल वेक्टर को क्रिएट करना है स्ट्रक्चर की मदद से। तो सबसे पहले स्ट्रक्ट वेक्टर, जो कि क्या करेगा, क्रिएट करेगा एक 2D वेक्टर को। ओके, इंट सपोज x एंड इंट y, या नाउ एंड डोंट फॉरगेट द सेमीकोलन। 2 वेक्टर्स मैंने क्रिएट कर लिए। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, स्ट्रक्ट वेक्टर सपोज v1 के लिए कर रहे हैं, तो v1 डॉट x एक्सिस पे, v1 डॉट x एक्सिस पे उसकी वैल्यू सपोज समवेयर 34 है, एंड v1 डॉट y एक्सिस पे उसकी वैल्यू 67 है। ऑलराइट, और इसी तरह वेक्टर 2 के लिए कर लेंगे। मल्टीपल कर्सर्स एज यू नो मैं किस तरीके से क्रिएट कर रहा हूँ, एल्ट एंड क्लिक, उस तरीके से मल्टीपल कर्सर्स क्रिएट होते हैं। और यहाँ पे हमारा हो गया। अब कर लेते हैं प्रिंटफ इनको। x डायमेंशन ऑफ वेक्टर 1 इज परसेंटाइल d एंड y dimension is percentile d. This is coming from v1 dot x and second one is coming from v1 dot y. ये पहले के लिए हो गया, सेम एज दैट यहाँ पे ये दूसरे के लिए हो जाएगा। रिटर्न रन। x डायमेंशन ऑफ v1 इज 34 एंड y डायमेंशन इज 67, जो कि हमने डाला है, एंड x डायमेंशन ऑफ मुझे यहाँ पे v2 करना चाहिए था। चलो बढ़िया, एंड v2 इज 23 एंड 45 रिस्पेक्टिवली। चलो बढ़िया, ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। राइट अ फंक्शन सम वेक्टर विच रिटर्न्स द सम ऑफ 2 वेक्टर पास टू इट, द वेक्टर मस्ट बी 2 डायमेंशन। यानी कि ये जो हमारा प्रोग्राम है, अब मुझे क्या करना है, मुझे एक सम फंक्शन बना के इन दोनों वेक्टर्स का सम निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे एक बना लेता हूँ स्ट्रक्ट वेक्टर सम। मुझे क्या करना चाहिए था, मुझे एक्चुअली यहाँ पे टाइप डेफ करके एक नाम दे देना चाहिए था अपने स्ट्रक्चर को। वो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत बारी स्ट्रक्चर वेक्टर को यूज़ कर रहा हूँ। तो वो खुद पे डिपेंड करती है, वो अपनी कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए हमारी, कि हमें किस तरीके से अपने काम को आसान करना है ना। तो यहाँ पे कर लेते हैं सबसे पहले। तो क्या करना है मुझे यहाँ पे लिखना है सम इक्वल्स टू एक सम वेक्टर नाम का बनेगा फंक्शन, जो कि क्या लेगा, जो लेगा v1 और v2 को लेगा। तो ऑब्वियसली मुझे यहाँ पे एक सम वेक्टर नाम का बना लेना पड़ेगा। मैं किसे पास करूँगा, मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए स्ट्रक्ट वेक्टर को मैं पास करूँगा, जिसके अंदर मैं फंक्शन बनाऊँगा सम वेक्टर का। सम वेक्टर नाम का एक फंक्शन बन जाएगा, जो कि क्या लेगा,
स्ट्रक्ट वेक्टर लेगा पहला v1 एंड स्ट्रक्ट वेक्टर v2, और इसमें सम कैसे करेगा? स्ट्रक्ट वेक्टर रिजल्ट is equals to v1 dot x plus v2 dot x. In case you don't know how the vector of sum is done, sum of a vector is done, it's done as sum of x axis, यानी कि x axis के जो दोनों वेक्टर के जो x axis होंगे उनको पहले ऐड किया जाएगा और फिर दोनों के y axis को ऐड किया जाएगा। इस तरीके से हम सम को लेते हैं। रिजल्ट इज इक्वल्स टू v2 dot x v1 dot y plus v2 dot y. Return result. Now printf sum of x dim is percentile d, जो कि आ रहा है sum dot x से, and printf sum of y dimension, and I'm writing it dim is percentile d, जो कि आ रहा है sum of y से। यहाँ पे एक बैकस्लैश n ऐड कर लेते हैं। बढ़िया। ओके, वेयर इज द एरर? ओके, या आई हैवंट पुट इट, मैंने यहाँ पे x और y नहीं बनाया, तो इसे पता कैसे चलेगा किस एक्सिस पे काम करना है, या एंड यहाँ पे y। अब कोई भी एरर देखने को नहीं मिलेगा। देखो, x डायमेंशन ऑफ v1 is 34 and y is 67, और x डायमेंशन ऑफ v2 is 23 and 45। सम ऑफ x डायमेंशन है 43 प्लस 32 कितना होता है? 4 प्लस 3 7, 3 to 5 57, सही है। एंड 67 and 45 is equals to 112। दैट्स राइट। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो, 20 integers are to be stored in a memory. What will you prefer, array or structure? I want you guys to put a time stamp और इसका आंसर करो यार, नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। तुम्हें क्या लगता है कि अगर 20 इंटीजर्स को मुझे स्टोर करना है तो मुझे क्या प्रेफर करना चाहिए? मैं एरे बनाऊं या स्ट्रक्चर बनाऊं? आई वांट यू गाइस टू कमेंट डाउन। यार तुम लोग कमेंट करते हो तो लिटरली अच्छा लगता है, तो प्लीज़ डू द कमेंट और बताओ कि तुम क्या प्रेफर करोगे। होप सो तुमने अभी तक कमेंट कर दिया है, तो इसका आंसर इज एरे ऑब्वियसली। यार अगर सेम एलिमेंट्स को, सेम टाइप डेफ को अगर करना है, सेम टाइप ऑफ इंटीजर को करना है या सेम टाइप ऑफ डेटा टाइप को करना है कलेक्ट, तो हम लोग करेंगे उसमें एरे का यूज़। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, वो है क्वेश्चन नंबर 4। राइट अ प्रोग्राम टू इलिस्ट्रेट द वे ऑफ यूज एरो ऑपरेटर इन सी। ओके, मैं ये क्वेश्चन बता चुका हूँ यार, जब हमारा स्ट्रक्चर चैप्टर चल रहा था, तो मैं इस पर टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। मैं चाहता हूँ यार कि तुम लोग ये करो कि एक प्रोग्राम बनाओ जिसमें एक नाइव वे लो, जिसमें तुम स्टार पीटीआर को क्लैरिफाई करके कर सकते हो पहले तरीके से, और दूसरे तरीके से तुम उसे एरो की मदद से कर सकते हो, एरो ऑपरेटर के मदद से। तो वो तुम करो और ऐसा प्रोग्राम बनाओ जिसमें कि मतलब समझ में आ जाना चाहिए कि दोनों का आउटपुट सेम है, यानी कि तुम अगर किसी को एक्सप्लेन करना चाहो तो वो तुम आराम से कर सको। आते क्वेश्चन नंबर 5 पे कि राइट अ प्रोग्राम विद अ स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटिंग, दैट्स रिप्रेजेंटिंग, मैंने यहाँ पे स्पेस कम हो रहा था तो मैंने उसे ऐसे ही लिख दिया है, दैट्स रिप्रेजेंटिंग। ओके, कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने का एक प्रोग्राम बना। क्वेश्चन नंबर 5 भी इजी है, मैंने स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन भी कर रखा था, तो ये क्वेश्चन भी मैं चाहूँगा कि आप बना लो। ये इजी क्वेश्चन है, आप बना सकते हो यार, आपके पोटेंशियल पे मुझे पूरा भरोसा है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, बढ़ते हैं आगे। क्रिएट ए स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटिंग बैंक अकाउंट ऑफ अ कस्टमर, व्हाट फील्ड डिड यू यूज एंड व्हाई। एक स्ट्रक्चर बनाना है जिसमें एक एम्प्लॉय के, एक कस्टमर के अकाउंट डिटेल्स होने चाहिए, और तुमने उसमें कौन कौन से फील्ड यूज़ किए और क्यों। मैं इसका एक ओवरव्यू दे दूंगा, और ये क्वेश्चन भी तुम बनाओ यार, ये बेहतर क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन से बेसिकली तुम्हारा स्ट्रक्चर पूरे तरीके से रियल लाइफ सिनेरियो में क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे एक स्ट्रक्ट
सपोज कस्टमर, नॉट कस्टमर यार, बैंक डेटा करते हैं। बैंक डेटा नाम का एक स्ट्रक्चर बना देते हैं जिसमें होना चाहिए एम्प्लॉय का नाम ऑफ कोर्स, सॉरी कस्टमर का नाम ऑफ कोर्स, क्या नेम ले लेंगे यहाँ पे हम लोग, सपोज 20, उसकी लिमिट डाल देते हैं और उसमें उसका अकाउंट नंबर होना चाहिए इंट AC नम, एंड उसमें उसके कितने बैलेंस है वो होना चाहिए फ्लोट बैलेंस। ऑलराइट, और भी अपनी मर्जी से तुम यहाँ फील्ड्स ऐड कर सकते हो, तुम उसके बैंक अकाउंट के IFSC कोड को ऐड कर सकते हो, और भी उसके एड्रेसेस को, उसके फ़ोन नंबर्स को, ये तुम पे डिपेंड करता है तुम और क्या क्या ऐड कर सकते हो। तो ये करने के बाद मैं इसे टाइप डेफ कर देता हूँ, टाइप डेफ, और इसे कर दो डेटा। अभी मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा डेटा, सपोज कस्टमर 1 C1 का डेटा लेना है मुझे। तो सबसे पहले नेम, तो यहाँ पे क्या करना है, नेम के लिए हमने देख रखा है कि हमें strcpy लेना होगा, strcpy c1.name कॉमा, जो पहले का, अगर सपोज किसी का कुछ नाम देना है, सपोज फर्स्ट कस्टमर है एंड दैट्स हितेश, एंड उसकी अब अकाउंट नंबर, यानी कि C1.AC num इक्वल्स टू उसका अकाउंट नंबर समथिंग इजी सा रखते हैं यार, 1001 हो गया एक्चुअली, चलो ठीक है ये भी सही है। और अब उसकी सैलरी बैलेंस, या C1.बैलेंस इक्वल्स टू उसके अकाउंट में रुपीज़ हैं 54,300 नहीं 5,43,223 रुपीज़ एंड 67 पैसे। क्या दैट्स राइट? यस दैट्स राइट। अब इसी तरीके से मैं 2-3 के और ले लूँगा, चलो बढ़िया। ये C1 हो गया, ये C2 हो जाएगा, and this one will be C3, and the last one will be C4. Yeah, and now you have to change the names and account number and of course the balance in their account. So first name is Hitesh, let's name the second one, नाम रखते हैं समथिंग रूबी, जिसका अकाउंट है 10,002 एंड शी हैज समथिंग अराउंड 54,000 एंड सम रुपीज। थर्ड वन शुड बी Rocky. Account number this thing, and he has less balance, and let's go with me, और मेरा अकाउंट नंबर है 10,004 and I am having just only 5,432 rupees because you guys don't subscribe to the channel. So if you heard this dialogue, so please do subscribe to the channel। और बढ़ते हैं आगे यार, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखते हैं प्रिंटर डिटेल्स। अगर अपने प्रोग्राम को अट्रैक्टिव बनाना है, तुम्हें सोचना पड़ेगा कि तुम्हारा प्रोग्राम कितने अच्छे तरीके से दिख सकता है। तो मैं क्या करूँगा, मैं पहले उसके नेम को प्रिंट करूँगा, और या फिर वहाँ पे अगर कस्टमर का प्रिंट करना है तो मैं वहाँ लिखूँगा डिटेल्स ऑफ CO
आई थिंक सो कस्टमर की स्पेलिंग सही है। इफ़ आई एम रॉन्ग देन यार प्लीज़ इस बारे में कमेंट मत करना, बिकॉज ये इंग्लिश या इंग्लिश ग्रामर की क्लास नहीं है, ये कोडिंग की क्लासेस है एंड आई एम नॉट प्रीटी श्योर कि मैंने सही लिखा है। डिटेल्स ऑफ कस्टमर 1 मैं यहाँ पे कर देता हूँ और उसके बाद सेमीकोलन \n डाल देंगे। और अब यहाँ पे करेंगे प्रिंटफ नेम एंड दैट्स %s \n and that's coming from c1 dot name. Now printf second thing is account number. Account number is equals to %d \n and that's coming from c1 dot acnum. c1 dot acnum. And the third thing that's coming from balance %.2f \n of course, and वो आ रहा है हमारा c1 dot balance से। ओके, सेम एज दैट कॉपी पेस्ट करना है इस चीज को। यहाँ पे हो जाएगा कस्टमर 2, सब जगहों पे यहाँ पे 2 कर लेना है। एंड यहाँ पे हो जाएगा कस्टमर 3 एंड सेम एज दैट यहाँ हो जाएगा कस्टमर 4। देखो यार कोड की रीडेबिलिटी देखो कितनी ज़्यादा अच्छी है। अगर मैं एक एक स्पेसेस और ऐड कर लेता तो वो और ज़्यादा अच्छा लगता। वो भी कर लेते हैं यार। अब देखो अब कोड की रीडेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो गई होगी। देखो मैंने यहाँ पे strcpy मैंने यहाँ पे string.h का यूज़ नहीं किया, इस वजह से मुझे वार्निंग मिल रही है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे string.h का भी यूज़ कर लूँगा ताकि नीट एंड क्लीननेस बनी रहे। string.h हो गया हमारा। अब इसे रन करते हैं तो देखो डिटेल्स ऑफ कस्टमर 1, नेम उसका हितेश है, अकाउंट नंबर उसका ये है और उसके अकाउंट में बैलेंस ये है। डिटेल्स ऑफ कस्टमर 2, नेम उसका ये है, रूपी, अकाउंट नंबर दिस एंड बैलेंस दिस, सेम एज दैट। ये हो गया हमारा कंप्लीट कोड किसी भी बैंक अकाउंट में किसी के डिटेल्स को लेने का। और ये इसकी नीटनेस देख रहे हो यार, नीटनेस से प्यार हो जाएगा। अगर तुम इस तरीके का कोड कहीं पे सबमिट करोगे वो बंदा खुश हो जाएगा सामने वाला। बढ़ते यार यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो जाता है स्ट्रक्चर्स का। बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर की तरफ। अगला चैप्टर है हमारा, लेट्स सी, अगला चैप्टर है हमारा ओके या फाइल इनपुट आउटपुट, फाइल IO। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है गाइस, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर इस चैप्टर को समझ जाते हो तो तुम्हें कभी भी किसी भी तरीके से फाइल्स को एक्सेस करने में, उनको रीड राइट करने में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। और जहाँ तक कि जिन्होंने अपने जिन व्यूवर्स ने, जो भी मेरे सब्सक्राइबर, अगर उन्होंने अगर डेटा साइंटिस्ट या डेटा मैनेजमेंट का अगर स्ट्रीम चुना है तो उनके लिए ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इनिशियल लेवल पे और आई थिंक सो हमेशा बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो यार देखते हैं कि फाइल इनपुट आउटपुट होता क्या है, IO होता क्या है। द रैंडम एक्सेस मेमोरी इज वॉलेटेड एंड इट्स कंटेंट इज लॉस्ट वंस द प्रोग्राम टर्मिनेट्स। अभी देखो मैं एक प्रोग्राम लिख रहा हूँ, मैंने एक ये प्रोग्राम लिखा, मैं इसे जैसे ही यहाँ से बंद करूँगा ये टर्मिनेट हो जाएगा, मतलब ये टर्मिनेट हो जाएगा। लेकिन इन ऑर्डर टू प्रिजिस्ट द डेटा फॉर एवर वी यूज फाइल्स। अब देखो फॉर एवर तो कुछ होता नहीं है, कोई भी चीज़ फॉर एवर होती नहीं है, लेकिन फिर भी जब तक वो मेरे हार्ड डिस्क में रहना चाहे वो रह सकता है, जब तक कि मैं उसे डिलीट ना करूं, है ना। तो इसके लिए क्या आता है कि अ फाइल इज डेटा स्टोर्ड इन ए स्टोरेज डिवाइस। एग्जैक्टली एक फाइल जो होता है
वो एक तरीके का डेटा है जो कि स्टोर होता है स्टोरेज डिवाइसेस में। अ सी प्रोग्राम कैन टॉक टू द फाइल बाय रीडिंग कंटेंट फ्रॉम इट एंड राइटिंग कंटेंट टू इट। अब देखो यहाँ पे क्या है कि एक सी प्रोग्राम जो है, ये जो हमारा सी प्रोग्राम है, ये कैपेबल है किसी भी फाइल को रीड करने में, उसके अंदर क्या लिखा हुआ है उस चीज़ को रीड करने में, और उसको उसमें लिखने में, उसमें अगर उस फाइल में कुछ और तुम्हें ऐड करना है वो भी कर सकते हो सी प्रोग्राम की मदद से। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा फनी सा टॉन्गल बनाया है। ये हम लोग हैं यार, ये हम प्रोग्रामर्स हैं और इसके पास ये लैपटॉप है या कंप्यूटर है, जो भी है, तुम लोग इसे क्लेम कर सकते हो कि ये मैं हूँ और ये मेरा लैपटॉप है, और मुझे बता सकते हो कि हाँ मैं यहाँ पे बैठ के प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ। वो लैपटॉप में क्या कर रहा है, वो लैपटॉप में सी प्रोग्राम के अंदर फाइल को रीड और राइट कर रहा है। देखो यहाँ पे एरोज में एक बार राइट कर रहा है फिर रीड कर रहा है, ठीक है। अब देखो इतने में मैं तुमसे एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ कि तुम्हें पूरा का पूरा फाइल आए और समझ में आ जाए। बढ़ते हैं आगे ताकि तुम्हें बढ़िया तरीके से समझ में आए। फाइल पॉइंटर, फाइल पॉइंटर होता क्या है, देखो डोंट पैनिक, मैं एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मैं बस यहाँ पे थोड़ा सा थ्योरी पार्ट कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद हम लोग अच्छे से एक्सप्लेनेशन को अपने लाइफ प्रैक्टिस में देख भी लेंगे। तो यार देखो सबसे पहले डेफिनेशंस को देख लेते हैं। द फाइल इज ए स्ट्रक्चर विच नीड टू बी क्रिएटेड फॉर ओपनिंग अ फाइल। अब FILE जो होता है ना, एक बना बनाया स्ट्रक्चर हमें मिलता है, बना बनाया खाना मिलता है जो कि हमें बस यूज़ कर लेना है किसी भी फाइल को ओपन करने में या उसे रीड करने में, ठीक है ना। इसे हमें यूज़ करना है। हम लोग कैसे यूज़ करेंगे, विल सी इट लेटर, ओके। अ फाइल पॉइंटर इज अ पॉइंटर टू द स्ट्रक्चर ऑफ द फाइल, जो कि मैंने कहा फाइल पॉइंटर इज नीडेड फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन द फाइल एंड प्रोग्राम। ये लिख के FILE लिख के हम लोग कम्युनिकेशन बिल्ड कर लेंगे फाइल के बीच में और अपने प्रोग्राम के बीच में। और लिखा इसे किस तरीके से जाता है, इसे इस तरीके से लिखा जाता है कि फाइल स्टार PTR एक पॉइंटर बना के, उसके बाद PTR इक्वल्स टू F ओपन फाइल का नेम और मोड। अब डोंट पैनिक, यहाँ पे फाइल का नेम क्या होता है, मोड क्या होता है, विल लर्न एवरी सिंगल थिंग। बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे, थोड़ा सा और सब्र करो, फल मीठा होने वाला है, ठीक है। फाइल ओपनिंग मोड्स इन सी। अब कौन कौन से मोड्स होते हैं हमारे पास, तो प्राइमरीली यहाँ पे हमारे पास 5 मोड्स होंगे, ओके। जो कि सबसे पहले आएगा आर, यानी कि उसमें फाइल को ओपन किया जाएगा रीड करने के लिए। RB यानी कि फाइल को ओपन किया जाएगा बाइनरी में रीड करने के लिए। अब बाइनरी क्या होता है मैं बता सकता हूँ इस तरीके से कि जैसे कि इस PDF को देखो, इस PDF को देखो, अगर मैं इसे VS कोड में ओपन करता हूँ, अगर मैं इसे VS कोड में ओपन करता हूँ तो देखो ये मुझे कुछ इस तरीके का आउटपुट देता है। ये एक बाइनरी फॉर्मेट है, ये एक बाइनरी फॉर्मेट है जो कि इसमें सपोर्टेड नहीं है। ये टेक्स्ट नहीं है, ये एक बाइनरी है, PDF है। वो PDF यानी कि उसके अंदर फोटोज हैं, वो मैंने क्लिक कर रखी है तो वो एक फोटो है। उसे मैं एक PDF के फॉर्म में यानी कि एक टेक्स्ट फॉर्मेट के फॉर्म में खोलना चाह रहा हूँ तो वो उसे बाइनरी में कन्वर्ट कर दे रहा है, ठीक है। आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं यार, ये वाला अपना कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। और W यूज होता है ओपन फॉर राइटिंग, राइटिंग करने के लिए, यानी कि किसी फाइल में अगर कुछ लिखना है तो मैं W मोड का यूज करूंगा। WB अगर बाइनरी में लिखना है तो मैं WB का यूज करूंगा। और लास्ट होता है अपेंड, A। अपेंड का यूज इसलिए करते हैं कि अगर मुझे किसी, अपेंड का मतलब ये होता है कि लास्ट में लिख लो, किसी भी फाइल के एंड में अगर तुम्हें कुछ लिखना है, एंड में, अपेंड का मतलब होता है कि किसी भी फाइल के एंड में अगर तुम्हें कुछ लिखना है तो तुम A मोड का यूज करोगे। अब यहाँ पे मैं तुम्हारे सब्र का बिल्कुल इम्तिहान नहीं लूंगा, थोड़ा सा और देख लेंगे यहाँ पे कि हमें कौन कौन से फाइल्स का यूज करना है, किस टाइप के फाइल्स का यूज करना है। देयर आर 2 टाइप ऑफ फाइल्स, टेक्स्ट फाइल्स जो कि होंगे .txt और .c, जो कि अब C में भी सपोर्ट करता है तो हम लोग उसे टेक्स्ट फाइल की तरह यूज कर सकते हैं। और दूसरा होगा बाइनरी फाइल जो कि .jpg और .dat रीडिंग के लिए। अब आ जाओ, अब बिल्कुल भी थ्योरी पार्ट नहीं होगी, अब हम लोग करेंगे। सबसे पहले रीडिंग किस तरीके से कर सकते हैं, देखो इनपुट आउटपुट फाइल IO, यहाँ 2 ही चीज़ों की बात होगी, या तो तुम रीड करोगे फाइल को या तो तुम राइट करोगे फाइल को। इसके अलावा तुम फाइल के साथ कुछ नहीं कर सकते, या तो तुम फाइल को रीड करोगे या तो तुम फाइल को राइट करोगे, ठीक है ना। तो अब सबसे पहले देखते हैं रीडिंग अ फाइल, रीडिंग किस तरीके से किया जाएगा। आ जाता है अपने VS कोड पे, बिना अब तुम्हारा बिल्कुल भी टाइम वेस्ट किए मैं यहाँ पे बना देता हूँ न्यू फाइल।
न्यू फाइल है हमारा फाइल io.c। अपना बॉयलर प्लेट कोड उठ गया यहाँ पे। क्या अभी करना है हमें, फाइल लिखा मैंने स्टार ptr। अब ptr इक्वल्स टू क्या, f ओपन से क्या होता है, f ओपन लिखने से तुम्हारा जो फाइल अगर तुम्हें ओपन करना है, जैसे एक बना बनाया फाइल है, सबसे पहले रीड करना है मुझे किसे, मैं थोड़ा सा टाइम और लूँगा, रीड करना है। यहाँ पे एक बनाते हैं sample.txt बनाया और यहाँ पे मैंने एक नंबर डाल दिया 23। ये sample.txt के अंदर है नंबर 23। हाँ, इसे याद रखना, मैं इसे भी साइड नहीं कर रहा हूँ, ये भी दिखता रहना चाहिए, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे f ओपन कर रहा हूँ, किसे, मैं ओपन कर रहा हूँ sample.txt। मैंने बोला कि कंपाइलर भैया सुनो, मैंने तुम्हें एक स्ट्रक्चर बनाया दिया फाइल नाम का, जिससे कि तुम फाइल से आप कम्युनिकेट कर सकते हो। मैंने एक पॉइंटर भी बना दिया, चलो बढ़िया, फाइल पॉइंटर बन गया मेरा। अब मैंने उसे बताया कि f ओपन करो, यानी कि उस फाइल को ओपन करो। किस फाइल को, sample.txt। कंपाइलर बोलेगा कि चलो बढ़िया यार, sample.txt कर देंगे ओपन, लेकिन उसमें करना क्या है, रीड करना है, राइट करना है, अपेंड करना है। क्या करना है, अभी हम लोग कर रहे हैं रीडिंग के लिए, अभी हम लोग रीडिंग सीख रहे हैं, तो हम लोग उसमें करना चाहेंगे रीड। तो क्या करना है, यहाँ पे आर को लिख देना है, बहुत बढ़िया, ये हो गया। अब हमारा फाइल रीड मोड में ओपन हो चुका है, रीड मोड में बिल्कुल ओपन हो चुका है। अब इसको फाइल में जो ये हमारा नंबर है 23, इसे एक्सेस कैसे करेंगे, मैं थोड़ा सा और पीडीएफ पे जाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं कोई भी लाइन्स को जंप नहीं करना चाहता, मैं पहले दिखाना चाहता हूँ और फिर उसके बाद कोड में इम्प्लीमेंट करेंगे, तो उससे हमारा जल्दी आसानी से हम लोग सीख पाएंगे। देखो इस तरीके से तो हम लोग ने फाइल को खोल लिया अभी रीड मोड में। अब उसे लेंगे कैसे, लेट अस अज्यूम दैट वहाँ पे मैंने sample.txt लिया है, कंटेन्स एन इंटीजर, वी कैन रीड दैट इंटीजर यूजिंग fscanf। fscanf के बाद उसका पॉइंटर नाम डाल देना है, उसके बाद जो हम लोग scanf में यूज करते हैं जनरली वो कर लेना है। देखो बढ़िया से यहाँ क्या करूँगा, मैं सबसे पहले एक इंट नम बना लेता हूँ, जिसमें मैं उस फाइल वाले नम को कैरी कर लूँगा, है ना, फाइल वाले नम को मैं कैरी कर लूँगा। यहाँ पे मैं लिखूँगा fscanf ptr, ये ध्यान देना है, ptr %d एंड %num। ptr में जो नंबर है, इंटीजर है, उसे उठा के लाओ और इस नम में डाल दो, इस वाले नम में, है ना, बढ़िया। अब मैं इसे कर दूंगा printf द नंबर इज %d और जो कि है नम में, देखो द नंबर इज 443। क्या हमारा नंबर 443 है, ओके नहीं, नंबर 443 नहीं, नंबर तो 23 है। तो मुझे ये रैंडम नंबर क्यों मिल रहा है, ओके मुझे वो रैंडम नंबर इसलिए मिल रहा है क्योंकि मैंने इस सैम्पल टेक्स्ट को सेव कभी किया ही नहीं, वो बस रिटन में रह गया है। तो अब मुझे उस तरीके का कोई एरर देखने को नहीं मिलेगा। देखो द नंबर इज 23, मुझे वो हमेशा की तरह मिलेगा। अगर मैं इस नंबर को चेंज करूं, अगर मैं यहाँ पे ये लिख के अब सेव कर दूं और उसके बाद मैं इसे रन करूं, तो देखो मुझे वो नंबर मिलेगा 2367 एंड द नंबर इज 2367, राइट। तो मुझे sample.txt को मैंने लिखा था, लेकिन मैंने उसे सेव नहीं किया था, तो उसे कंपाइलर को या मेरे कंप्यूटर को पता ही नहीं चला कि इसमें कुछ है, ऐसा कोई फाइल क्रिएट हुआ है या नहीं, ठीक है। चलो बढ़िया, बढ़ते हैं थोड़े से नोट्स में आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे पास आगे क्या है। आगे हमारे पास है क्विक क्विज की मॉडिफाई द प्रोग्राम above टू चेक वेदर द फाइल एग्जिस्ट और नॉट बिफोर ओपनिंग द फाइल, ठीक है, एग्जिस्ट करता है या नहीं। अब नहीं करता है तो देखो यहाँ पे मैंने क्या बताया है कि ओपनिंग फाइल फॉर रीडिंग, इफ द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट f open विल रिटर्न नल, ठीक है, f open विल रिटर्न नल। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे लिख देता हूँ एक कंडीशन,
यहाँ पे लिख देता हूँ एक कंडीशन, इफ ptr इक्वल्स टू नल, इफ ptr इक्वल्स टू नल, तो क्या करो, तो printf करो द फाइल डू नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं होता है तो एल्स ये वाला रन कर जाओ। ऑब्वियसली देखो अभी तो ये रन करेगा, अभी तो ये रन करेगा, देखो अभी तो ये रन करेगा, द नंबर इज सेम, इसने प्रिंट किया। लेकिन अगर मैं इसे कुछ ऐसा दे दूं जो कि है ही नहीं, जो कि फाइल बना ही नहीं है, तो देखो द फाइल डू नॉट एग्जिस्ट, यानी कि एक नल रिटर्न कर रहा है ना, ये नल को रिटर्न कर रहा है। अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करता है तो ये नल को रिटर्न करता है। ठीक है, बढ़िया, बढ़ते आगे अपने पीडीएफ की तरफ। क्विज हमने कंप्लीट कर लिया। अब क्लोजिंग द फाइल, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है पूरे कोडिंग सिनेरियो में। मैं इतना ज़्यादा इस चीज़ पे क्यों ज़्यादा एम्फसाइज कर रहा हूँ कि यार ये एक अच्छी प्रैक्टिस होती है, एक अच्छे कोडर की निशानी होती है कि तुम जिस चीज़ को खोलो उस चीज़ को बंद भी करो। देखो क्यों करना चाहिए हमें, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लोज द फाइल आफ्टर रीड और राइट, दिस इज अचीव्ड यूजिंग एफ क्लोज एज फॉलोज। एफ क्लोज को लिख के उसके अंदर जो पॉइंटर नाम होगा वो हम लोग डालेंगे। ये क्यों करना चाहिए हमें, दिस विल टेल द कंपाइलर दैट वी आर डन विद द फाइल। यहाँ पे डी ओ एन ई डन होना चाहिए, मैंने डू लिखा है बस, तो तुम इसे करेक्ट कर सकते हो। डन विद द फाइल एंड द एसोसिएटेड रिसोर्सेज कुड बी फ्री। समझ रहे हो, एसोसिएटेड रिसोर्सेज कुड बी फ्री। अगर मैं इस छोटे से फाइल पे काम कर रहा हूँ तो ये नॉर्मली 20-25-40 केबी का होगा। लेकिन मैं अगर किसी बड़े गेम पे काम कर रहा हूँ, सपोज GTA 5 या फिर कोई बड़ा गेम अच्छा सा ले लो जो कि हेवी स्टोरेज को कैप्चर करेगा, तो ये सारे चीज़ ये हमारे रैम्स पे वर्क करता है। तो अगर मैं उसे ओपन करके और उस चीज़ को क्लोज ही ना करूँ तो कहीं ना कहीं जाके हमारा रैम क्रैश करना शुरू कर जाएगा, हमारा प्रोग्राम क्रैश करना शुरू कर जाएगा, और ये हमें नहीं चाहिए कभी। एक एग्जांपल अगर मैं देना चाहूँ तो मैं ये कहूँगा कि अगर घर में हम लोग फ्रिज से कुछ निकालना चाहते हैं, अगर फ्रिज से हमने ठंडा पानी निकाला या आइसक्रीम निकाला, तो हम क्या फ्रिज को खुला छोड़ देते हैं, क्या खुला छोड़ते हैं? तुम मुझे इस चीज़ को कमेंट में करके बताओ कि तुम फ्रिज को खुला छोड़ देते हो या नहीं। मैं अपनी बात करूं तो यार मैं फ्रिज की रिसोर्सेज को सेफ रखने के लिए, ऐसा नहीं है कि वो खराब हो जाए, वो ठंडा रहेगा। अगर मैंने आइसक्रीम रखा है और मैंने फ्रिज का गेट खोल दिया है, फिर भी आइसक्रीम कुछ हद तक ठंडा रहेगा। लेकिन अगर मैं उसे बंद करके रखूंगा तो वो ज़्यादा अच्छे से अपने रिसोर्सेज को संभाल के रखेगा, है ना। तो इसीलिए कि जब तुम किसी फाइल को खोलो उसे क्लोज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ये अच्छे कोडर की निशानी होती है। तो मैंने यहाँ पे काम अपना कंप्लीट कर लिया है, तो मैं यहाँ पे करूँगा एफ क्लोज PTR। देखो ये हो गया हमारा, इसमें हमारे जो रिसोर्सेज लगे थे वो अब इसके बाद फ्री है, अब वो किसी और चीज में जा सकता है। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ, सॉरी पीडीएफ की तरफ आ गया, और यहाँ पे हमारा राइटिंग टू अ फाइल। अब फाइल से हमने डेटा लेना देख लिया, फाइल से हमने एक इंटीजर्स के तौर पे एक डेटा को लेके देख लिया। अब फाइल में हम लोग कुछ लिखना चाहते हैं, कुछ लिखना चाहते हैं, तो कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पे सेम एज दैट, यहाँ पे sample.txt ही रहने देता हूँ मैं, और यहाँ पे R की जगह पे मैं अब खोलूंगा राइट मोड में। राइट मोड में हमने इसे खोल लिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे नम की वैल्यू दे दूंगा, नम की वैल्यू दे दूंगा सपोज समथिंग 456, है ना। 456 मैंने दे दिया नम की वैल्यू, और मैं इसे कर दूंगा fprintf। fscanf से मैं उस फाइल की कंटेंट को ले सकता था, और fprintf से मैं उस फाइल में कंटेंट डाल सकता हूँ। ptr लिखना है, उसके बाद यहाँ पे %d लिखना है, एंड मैं एक स्पेस डाल देता हूँ, एंड यहाँ पे नम लिख देना है। तो देखो sample.txt 456, ओके,
ओके, यहाँ पे 2 लिखते हैं। देखो sample2.txt क्रिएट हुआ और उसमें 456 क्रिएट हो गया। ओके, मैंने 456 ही डाला था, यस, तो इसलिए इसमें sample1 में मुझे दिख रहा था। मैं इसमें एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर पहले से जैसे इसमें मेरा कुछ कंटेंट था, पहले से क्या था हमारा F1 में सैम्पल वाले फोल्डर में क्या था, ये वैल्यू थी 34543। अगर मैं उसमें रीराइट करूं, अगर मैं उसमें उस टेक्स्ट फाइल में अगर कुछ राइट करूं एफ प्रिंटफ की मदद से, तो वो उस पर ओवर राइट हो जाता है। ऑलराइट, और अगर मैं न्यू क्रिएट करूं, जैसे कि मैंने यहाँ पे, चलो यहाँ मैं 3 लिखता हूँ, sample3.txt, देखो यहाँ पे एक भी sample3.txt नहीं है। अगर मैं इसे हिट एंड रन करूँगा तो देखो यहाँ पे sample3.txt एक बन के आ जाएगा और इसमें मुझे वैल्यू मिल जाएगी। ऑलराइट, ये होता है एक फोल्डर में, एक फाइल में लिखना। अब आगे बढ़ते हैं, और डोंट फॉरगेट टू एफ क्लोज द फाइल, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड माई ह्यूज रिस्पेक्ट टू यू। अगर तुम ऐसा करते हो देन यू गेन माई रिस्पेक्ट, यू गेन एवरी कोडर्स रिस्पेक्ट। ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है। नाउ एफ गेट सी एंड एफ पुट सी, ये क्या होता है? हमने गेट सी और पुट सी तो देख रखा है। एफ गेट सी यानी कि फाइल के साथ हमें देखना है, मैं छेड़छाड़ बोलने वाला था। ओके, नो वरीज यार। देखो एफ गेट सी और एफ पुट सी क्या होता है। एफ गेट सी एंड एफ पुट सी आर यूज्ड टू रीड एंड राइट द कैरेक्टर टू अ फाइल। अगर मुझे इंटीजर को लेना है, अगर फाइल से, तो मैं एफ स्कैनफ लूंगा। अगर इंटीजर को डालना है फाइल में तो मैं एफ प्रिंटफ लिखूंगा। लेकिन मुझे अगर कैरेक्टर को लेना है तो मैं करूंगा एफ गेट सी, कैरेक्टर को डालना है तो मैं करूंगा एफ पुट सी। ईजी है। देखो एफ गेट सी क्या होता है, एफ गेट सी में अगर मैंने किसी पीटीआर को डाला, किसी पॉइंटर वेरिएबल को डाला, तो यूज टू रीड अ कैरेक्टर फ्रॉम अ फाइल, वो एक कैरेक्टर को रीड करेगा। डोंट फॉरगेट दिस, एक कैरेक्टर को रीड करेगा। एफ पुट सी, अगर मैं सी लिख के पीटीआर में डाल दूं तो वो एक कैरेक्टर को पीटीआर उस फाइल में डाल देगा। अब आ जाओ कोड पे आ जाओ, इसे देख लेते हैं फटाफट से। अपना बॉयलर प्लेट कोड उठा लिया यहाँ पे हमने, और उसके बाद अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिख देता हूँ फाइल स्टार पीटीआर, पीटीआर इक्वल्स टू, सबसे पहले तो मैं ओपन कर लूँगा, हमने ओपन कर लेना है। ओपन करके मैं यहाँ पे लिखूँगा सपोज sample.txt में ही हम लोग काम करते हैं अभी, ठीक है, जो हमारा बना हुआ है एक फाइल, और यहाँ पे इसे खोल लो रीड मोड में पहले, ठीक है। sample.txt ये रहा हमारा, इसमें हमें कैरेक्टर को रीड करना है, तो यहाँ पे कुछ लिख लेते हैं, दिस इज माई वर्ल्ड। बढ़िया, चलो ये आ गया हमारा sample.txt, ठीक है। अब मैंने इसे रीड मोड में खोल लिया है। अब मैं इससे कैरेक्टर को ले कैसे सकता हूँ? मैं ले सकता हूँ इस तरीके से, मैं गेट सी करूँगा और यहाँ पे पीटीआर करूँगा, ठीक है ना, और यहाँ पे करूँगा प्रिंटफ द कैरेक्टर इज %C \n, और वो आएगा एफ गेट सी पीटीआर की तरफ से, ठीक है। द कैरेक्टर इज ओके, इसने मुझे कोई आउटपुट क्यों नहीं दिया, या क्योंकि मैंने फिर से वही मिस्टेक की है, मैंने इसे सेव नहीं किया है। डोंट फॉरगेट टू सेव दिस यार, और डोंट ऑल्सो फॉरगेट टू एफ क्लोज। दो चीज़ें कभी नहीं भूलनी है। देखो टी, पहला लेटर मेरा क्या है, टी, लेकिन अगर मैं इसे इस तरीके से करूं तो एक चीज़ मैं दिखाना चाहूँगा, एक चीज़ और मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। मैं यहाँ पे अगर मैं कैर सी करता और C इक्वल्स टू एफ गेट सी पीटीआर करता, मैंने डायरेक्टली वहाँ पे मल्टीपल कर्सर्स बनाए कंट्रोल शिफ्ट क्लिक से,
ये छोटे छोटे टेक्निक्स मैं चाहता हूँ कि तुम सभी के पास हो, ताकि तुम एक अच्छे कोडर बन सको, एक इजी कोडर बन सको, है ना। और यहाँ पे रह गया मेरा एक ब्रैकेट, देखो मैंने कितने सही तरीके से बनाया यहाँ पे। इसका आंसर बताओ मुझे क्या होगा, क्या मुझे यहाँ पे क्या मिलना चाहिए, THIS इज माई वर्ल्ड ऐसा करके कुछ मिलना चाहिए ना, लेकिन क्या मुझे वो मिलेगा? नो, मुझे वो नहीं मिलेगा, मुझे हर बार T ही मिलेगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि C में तो ये असाइन हो चुका है, C में तो ये एक बार असाइन हो चुका है, मैं तो बार बार C को प्रिंट कर रहा हूँ। तो ऐसा नहीं कर सकते हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं। इस तरीके से अगर हम लोग जब करेंगे तो हमें मिलेगा, देखो T एक बार उसमें आ चुका है, यहाँ से लिखना ही नहीं है ये, THIS, फिर इसने ब्लैंक को कैप्चर किया, फिर IS और आगे का रह गया। ठीक है, इस तरीके से हम लोग एक कैरेक्टर को ले सकते हैं। अब एक कैरेक्टर को डाल कैसे सकते हैं, ठीक है, इसी में देखते हैं। PTR इक्वल्स टू F ओपन sample5.txt, तो वहाँ पे कोई भी sample5 बना हुआ नहीं है फाइल। एक फाइल क्रिएट हो जाएगा जब हम लोग राइट मोड में खोलते हैं, तो वो फाइल को क्रिएट भी करता है। इस चीज़ को हमेशा याद रखना, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे करूँगा गेट सी हो गया हमारा। अब करना है F पुट C, कोई भी एक कैरेक्टर चूज कर लो। सपोज मैंने डालना है V, किसमें, PTR2 यहाँ पे लिखना चाहिए था मुझे, मैं यहाँ पे PTR2 लिखूँगा और यहाँ पे 2 कर लो, और यहाँ पे ऑब्वियसली एक और बनाना पड़ेगा मुझे, स्टार PTR2। अब सही है। अब देखो सबसे पहले क्या होगा, एक 5 नाम का, एक sample5 नाम का एक टेक्स्ट क्रिएट हो गया। इसे क्लिक करो तो देखो यहाँ पे V मिला हुआ है, हमें दिख रहा है ना V। आ जाते हैं आप वापस से अपने PDF पे। अब देखो यहाँ पे जैसे कि ये था अगर मुझे यहाँ से यहाँ तक चलना होता, यहाँ से यहाँ तक चलना होता, T से लेके डॉट तक चलना होता, तो कंपाइलर को पता कैसे चलता कि यहाँ पे मुझे रुक कब जाना है? कंपाइलर को पता कैसे चलेगा कि मुझे कहाँ रुकना है? तो कंपाइलर को पता इस तरीके से चलेगा, उसके लिए वहाँ पे हमें दिया हुआ EOF, यानी कि एंड ऑफ फाइल के मदद से कंपाइलर को पता चल जाएगा कि उसे रुकना कहाँ तक है। ठीक है, उसे देखने के लिए यहाँ पे आ जाओ। ये sample.txt में हमने ओपन कर रखा है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे लिखते हैं char c। अब यहाँ पे करेंगे c इक्वल्स टू f get c ptr। while लूप चलेगा हमारा, कब तक चलेगा? जब तक c इज नॉट इक्वल्स टू एंड ऑफ फाइल EOF, है ना। और क्या करना है यहाँ पे हमें, printf %c जो कि है C में, और मैं हर बार चाहूंगा कि C इक्वल्स टू f get c ptr होता है। ठीक है, देखो दिस इज माई वर्ल्ड हो गया यहाँ पे प्रिंट एंड तक। तो ये होता है EOF का काम, एंड ऑफ फाइल का काम। कंपाइलर को पता चलता है कि यहाँ रुक जाना है मुझे। जैसे कि हमने देखा था ना वो वाले चैप्टर में, स्ट्रिंग वाले चैप्टर में, जो कि \0 था, कंपाइलर को पता चल जा रहा था कि \0 में रुक जाना है। वैसे फाइल्स को रीड करने में कंपाइलर को पता चल जाएगा EOF से। होपफुली मैंने इस चीज़ को क्लियर कर दिया यार अच्छे से। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो ओके, दैट्स इट गाइस, दैट्स इट। आज का क्लास लगभग यहीं पे ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि मैं चाहूँगा यार इसकी प्रैक्टिस सेट भी कर लेते हैं फटाफट से। यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, हम लोग ने सारे चीज़ों को देख लिया है। हम लोग ने एक इंटीजर को कैसे लेना है, इंटीजर को कैसे डालना है, कैरेक्टर को कैसे लेना है, कैरेक्टर को कैसे डालना है, पूरे कैरेक्टर को कैसे इनपुट लेना है और पूरे कैरेक्टर को कैसे डालना है, ये भी हमने देख लिया। आते हैं अपने थोड़े से प्रैक्टिस सेट पे। मैंने कुछ क्वेश्चंस भी तैयार कर रखे हैं तुम लोगों के लिए, और ये सारे PDF से सारे नोट्स तुम्हें हमेशा की तरह लिंक में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा यार। उसके लिए तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है,
कुछ भी पैसे वैसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये सब कुछ फ्री है। और सबसे ज़्यादा अच्छी बात कि यार सब्सक्रिप्शन भी, सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल अच्छे तरीके से, बिल्कुल अच्छे तरीके से फ्री है। तो यार सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो, उस लाल वाले बटन को हिट करके, ग्रे काला जो तुम्हारे में बनता है बना दो उसे। आते हैं अपने यार नोट्स पे। ओके, चैप्टर 10 प्रैक्टिस सेट। देखो 4 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं है यहाँ पे हमारे पास, फटाफट से प्रैक्टिस भी हो जाएगा हमारा। और यार हम लोग बहुत ज़्यादा मतलब एकदम एक स्टेप क्लोज हैं अपने सी लैंग्वेज को कंप्लीट करने में। तो जिसने भी अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया यार, मैं चाहूँगा यार तुम क्या कर रहे हो। अगर तुम्हें इंटरेस्ट है सीखने में तो यार इतना पोटेंशियल कौन देगा तुम्हें। आई डोंट थिंक सो कि यार तुम्हें हैंड रिटन नोट्स मिल रही है लाइव प्रैक्टिस के साथ, लाइव डेमो। उसके बाद तुम मुझे कमेंट में अपने क्वेरीज वगैरह पूछ सकते हो, इतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन और इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में तुम्हारे लिखे गए हैंड रिटन नोट्स यार। इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट गाइस, लिटरली। तुम्हें भरोसा नहीं होगा, मैं दिस इज 2:34 एट नाइट और मैं अभी इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और रिकॉर्ड करने से पहले मैंने इसको खुद से इन सारे नोट्स को लिखा और उसके बाद मैंने इन्हें स्कैन किया एंड सो ऑन। मैं इसे रिकॉर्ड अभी कर रहा हूँ, तो मैं इसे एटलीस्ट एक दिन में थोड़ी बहुत एडिटिंग यानी थोड़ी बहुत नॉइज़ वगैरह को क्लियर करके उसके बाद मैं इसे अपलोड कर दूंगा। मैं अपने एरर्स को जल्दी नहीं हटाता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि यार तुम उन एरर्स को देखो और उनसे सीखो, है ना। क्योंकि यार एरर्स एरर्स एक प्रोग्रामर का सच्चा दोस्त होता है। पूरी दुनिया एक तरफ, प्रोग्रामर का सच्चा दोस्त एक एरर ही होता है, क्योंकि उसे वो हमेशा बताता है कि तुम में इम्प्रूव करने की अभी भी ज़रूरत है। ओके ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं। चैप्टर 10 का प्रैक्टिस सेट करते हैं यार फटाफट से। राइट ए प्रोग्राम टू रीड 3 इंटीजर्स फ्रॉम अ फाइल। एक फाइल में 3 इंटीजर दिए गए हैं। इनको मैं कुछ को हटा लेता हूँ। ये भी हट गया, ये भी हट गया, हाँ चलो बढ़िया, ये भी हटा लो। यहाँ पे लिखो प्रैक यानी कि प्रैक्टिस ऑफ फाइल आयो। क्या करना है कि 3 इंटीजर को एक फाइल से लेना है। तो सबसे पहले अपना बॉयलर प्लेट कोड उठा लो और एक बना लो तुम टेक्स्ट फाइल, sample.txt बना लो और इसमें 3 इंटीजर डाल दो। लो 3 इंटीजर्स आ गए इसमें। और मैं भूल ना जाऊँ इससे पहले मैं सेव कर लेता हूँ। और आ जाओ यहाँ पे, अब मुझे करना है फाइल को ओपन। तो FILE मैंने लिख लिया। एक पॉइंटर बना दो, बना दिया मैंने पॉइंटर। अब पॉइंटर को बता दो कि फाइल ओपन करना है, तो उसके लिए F ओपन है। किस फाइल को ओपन करना है, तो ओपन करना है यार sample.txt हो। चलो कंपाइलर समझ गया। कंपाइलर पूछ रहा है कि किस मोड में ओपन करना है, तो इसे रीड करना है तो मैं R मोड में ओपन कर लूँगा। कंपाइलर बोला ठीक है चलो कर दो, ये भी सही है। और अपने कोड को लिखने से पहले मैं इसे F क्लोज कर लेता हूँ ताकि मैं एक अच्छा कोडर बना रहूँ और कोडिंग की डेकोरम को ख़राब ना किया जाए। चलो बढ़िया। अब मुझे उसमें से 3 इंटीजर्स को लेना है, रीड करना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा यहाँ पे int num1 num2 num3। 3 इंटीजर्स के लिए मैंने यहाँ पे जगह बना ली अपने पास। और मैं यहाँ पे करूँगा scanf ptr scanf नॉट scanf f scanf, फाइल को ना स्कैन करना है हमें। f scanf ptr %d जो कि है num1, num2 ओके num2, num3। ठीक है, अब इसे क्या करना है, इसे printf कर देना है। printf %d एक बैकस्लैश n ऐड कर लो, num1, num2, num3। बढ़िया, इसे रन कर लो फटाफट से। ओके, इसने मुझे कुछ आउटपुट नहीं दिया क्या? ओके यार, इसने स्कैन इसलिए नहीं किया यार क्योंकि मैंने यहाँ पे फिर से एक मिस्टेक कर दी। मुझे यहाँ पे %% लगाना चाहिए और जो कि मैंने नहीं लगाया। जो यहाँ पे %% लग गया हमारा और उसके बाद मुझे मेरे आउटपुट को एज एक्सपेक्टेड देखने को मिल गया है। चलो बढ़िया, ये हमारा सही है।
ओके यार, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है कि हमें मल्टीप्लिकेशन टेबल क्रिएट करना है। हम जानते हैं हमें मल्टीप्लिकेशन टेबल कैसे क्रिएट किया जाता है, और उसके बाद उसे एक फाइल में जनरेट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक राइट फाइल में एक फाइल को क्रिएट करेंगे और उसके बाद उसमें एक मल्टीप्लिकेशन टेबल को क्रिएट कर देंगे। ये सिंपल है यार, तो ये मैं तुम पे छोड़ता हूँ, ये तुम कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं कि राइट ए प्रोग्राम टू रीड अ टेक्स्ट फाइल कैरेक्टर बाय कैरेक्टर एंड राइट इट्स कंटेंट ट्वाइस इन अ सेपरेट फाइल। ये वाला हम लोग करते हैं। चलो आ जाओ। सबसे पहले अपना बॉयलर प्लेट कोड उठा लेंगे और यहाँ पे फाइल स्टार ptr1 बना दो एक, और एक स्टार ptr2 बना दो। ठीक है, अब पहला वाला हम लोग रीड मोड में खोल लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे ptr1 इक्वल्स टू f ओपन एक फाइल जो जिसमें कि कुछ कंटेंट्स होंगे। सपोज मैं एक फाइल बना देता हूँ, यहाँ पे file1.txt कर देते हैं और इसमें कुछ लिख देते हैं। सपोज कम टू माई होम, ये हमने एक कंटेंट लिख दिया इसमें। ठीक है ना, अब आ जाओ वापस से अपने इस पे, और इस पे हम लोग करेंगे कौन सा, file1.txt ये आ गया हमारा, और इसे हमें खोलना है रीड मोड में। ये हमने रीड मोड में खोल लिया, बहुत बढ़िया। अब हमें क्या करना है, ये मुझे एरर क्यों बता रहा है, मैंने कहीं पे गलती की है क्या? ओके हाँ, यहाँ पे मैंने 2 बार कॉल लगाया था, अब मुझे कोई एरर नहीं मिलना चाहिए। ओके, ये हमने ओपन कर लिया। अब मुझे क्या करना है कि मुझे इसके कंटेंट को फाइल नंबर 2 में 2 बार रिपीट करके करना है, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे करूँगा ptr2 इक्वल्स टू f ओपन file2.txt, और इसे में हम खोल लेंगे राइट मोड में। बहुत बढ़िया। अब हमें क्या करना है, फाइल 1 के कंटेंट को कैरेक्टर बाय कैरेक्टर कॉपी करना है ट्वाइस इसमें। तो हम लोग कैसे करते हैं कैरेक्टर को कॉपी? ऑब्वियसली मुझे यहाँ पे चाहिए होगा एक कैर सी इक्वल्स टू होगा, कैरेक्टर लेना है तो मैं यहाँ पे ले सकता हूँ f get c ptr1, है ना। और यहाँ पे अब चलेगा वाइल लूप। कब तक चलेगा? जब तक कि c इज नॉट इक्वल्स टू एंड ऑफ फाइल eof, और यहाँ पे f पुट c किसमें, ptr2 में ट्वाइस करना है, तो मैं इसे 2 बार कर दूंगा, और उसके बाद यहाँ पे कर देना है c इक्वल्स टू f get c ptr1, और उसके बाद f क्लोज ptr1 को भी कर दो एंड ptr2 को भी कर दो। ये मुझे 2 में एरर क्यों दे रहा है? ओके, तो यहाँ पे एरर इसके लिए क्योंकि मैंने यहाँ पे कुछ कैरेक्टर दिया ही नहीं है। तो यहाँ पे मैं कैरेक्टर जो कि हमारा C से आएगा उसे यहाँ पे मैं असाइन कर देता हूँ। ओके, अब मुझे किसी भी तरीके का कोई एरर देखने को नहीं मिलेगा। ओके डन। देखो यहाँ पे मेरा फाइल 2 जनरेट हो चुका है, और देखो यहाँ पे सारे कैरेक्टर्स 2-2 बार रिपीट हो चुके हैं। बढ़ते हैं यार अपने लास्ट क्वेश्चन पे। Take name and salary of 2 employees and input from the user and write them in a text file in the following format. नेम 1 और उसकी सैलरी, नेम 2 और उसकी सैलरी। तो ये फटाफट से कर लेते हैं यार इस क्वेश्चन को भी, उसके बाद फिर क्लास को एंड करेंगे। ओके, अपना बॉयलर प्लेट कोड उठा लो फटाक से, और उसके बाद यहाँ पे क्या करो, एक तो फाइल बनाओ स्टार ptr नाम का, और लिखो ptr इक्वल्स टू f ओपन data.txt। इसमें कुछ डेटास होंगे और इसे हमें खोलना है राइट मोड में, ये हम बनाएंगे। ऑलराइट ना। तो अब मुझे इसमें चाहिए क्या क्या, मुझे नेम और मनी डालना है, मुझे पैसे डालने हैं और मनी डालने हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा कैर नेम समथिंग, चलो मैं अपना ही लेता हूँ, रुद्र, एंड सैलरी फ्लोट
फ्लोट सैलरी इक्वल्स टू समथिंग अराउंड, ये मेरी सैलरी हो रही है। ओके, अब मुझे इसे एक फाइल में लेना है, एक फाइल में लेना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एफ प्रिंटफ करूँगा, एफ प्रिंटफ ptr नेम, और नेम है मेरा परसेंटाइल s, और ये आ रहा है नेम से। ओके, सेम एज दैट एफ प्रिंटफ ptr सैलरी, जो कि है परसेंटाइल 0.3f, और जो कि आ रहा है सैलरी से। एक यहाँ पे \n ऐड कर लेंगे ताकि हमारी कोड की रीडेबिलिटी बनी रहे, और यहाँ पे कर लेंगे f क्लोज ptr data.txt में मैं मेरा नेम और सैलरी लिख के आ गया। एक्चुअली इसमें 2 करने थे तो दूसरा भी कर सकते हो, इट्स अप टू यू। तो यहाँ पे यार चैप्टर को रैप अप करते हैं। यहाँ पे हमारा चैप्टर 10 कंप्लीट हो चुका है, और ऑलमोस्ट हम लोग एकदम एक कदम पीछे हैं अपने सी लैंग्वेज को कंप्लीट करने में। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर तुमने प्लेलिस्ट को, अगर किसी ने भी प्लेलिस्ट को पूरी तरीके से एक्सेस नहीं किया यार, तो इट्स ऑल फ्री, इट्स ऑल डन फॉर यू। मैंने इतने मेहनत से, इतने एफर्ट्स के साथ ये सारे पीडीएफ को खुद से लिखा है, सारे सेशंस को रिकॉर्ड किए हैं खुद से। तो इसके लिए यार, इफ़ यू थिंक योर सब्सक्रिप्शन इज़ वर्दी फॉर इट, तो तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इट्स एब्सोल्युटली फ्री। और कमेंट करके मुझे बताओ कि तुम्हें चैनल का कंटेंट अच्छा लग रहा है या नहीं, और इफ़ एनी सजेशन है तो वो भी कमेंट करके बता सकते हो। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज जिसे तुम चाहते हो क्विक सॉल्यूशन मिल जाए, तो यू कैन जस्ट टेक्स्ट मी ऑन माय सोशल हैंडल, जो कि डिस्क्रिप्शन में तुम्हें मिल जाएगा। तो यार मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। एंड टू बी ऑनेस्ट, अगला चैप्टर हमारा होने वाला है इस जर्नी का, इस सी लैंग्वेज के जर्नी का लास्ट चैप्टर। तो यार उसके लिए स्टे ट्यून्ड रहो। और ये वीडियो इट्स 3:19 राइट नाउ इन द मॉर्निंग, I mean in the night and in the morning, one and the same thing. So guys, चलो अभी के लिए रैप अप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप कोडिंग। बाय।